सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। चारों काल में आप सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। महीने का पहला डेट, पहला दिन, सप्ताह का भी पहला दिन, तो थोड़ा सा आपके अंदर एनर्जी होना चाहिए, है कि नहीं है आप लोग के अंदर? 4 दिन और क्या पता 5 तारीख को कुछ सुनने मिल जाए, है ना। आप लोग इंतज़ार में हो कि नहीं, बताओ, है कि नहीं इंतज़ार थोड़ा हो? ठीक है। ऑनलाइन वाले इंतज़ार कर रहे होंगे, ऑफलाइन वाले भी कर रहे हैं, मैं भी स्वयं कर रहा हूँ। चलो शुरू हो जाओ फटाफट। एक हफ्ता क्लास नहीं लो, 3 दिन क्लास नहीं लो, 2 दिन क्लास नहीं लो, ऐसा लगता है आप लोग का गर्मी छुट्टी टाइप से लगता है मेरे को। प्रबंधन ठीक हो रहा है आप लोग का, टाइम मैनेजमेंट स्वयं का? आप थोड़ा टाइम मैनेजमेंट बनाना थोड़ा चालू करो ना। कोई भी सब्जेक्ट को दिन भर वो नहीं करना है। कई लोग एक ही सब्जेक्ट लेके बैठे रहते हैं, चल ना पढ़ना तो है, हाँ, चल ना पढ़ तो रही हूँ, पढ़ रहा हूँ, ऐसा वाला कालम नहीं होना चाहिए। सब सब्जेक्ट के साथ ईमानदारी से व्यवहार करना है, सौतेला व्यवहार नहीं करना है, ठीक है। मैथ्स को ज़्यादा पढ़ दिए या सीडीपी को ज़्यादा पढ़ दिए, हिंदी को पूछ ही नहीं रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना है ना। आप लोग सिलेबस जो पुराना है, अभी तो देखो नया वाला आएगा तो उसमें संशोधन नाम मात्र ही होगा, तो जो मुख्य विषय वस्तु है उसको तो एकदम टारगेट करके रखो। आपके पास जो जो किताबें होनी चाहिए वो है कि नहीं प्रॉपर, वो भी देख के रखो। और जो भी आपकी संपत्ति है, आपकी संपत्ति कौन सी है अभी? स्टडी मटेरियल, है ना, वही आपकी संपत्ति, उसको अच्छे से आप लोग तैयार रखो। घर में पढ़ाई कर रहे हो या हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हो, अपना टेबल अच्छा साफ़ सुथरा रखो, है ना। कुर्सी टेबल जहाँ भी जैसे पढ़ते हो, बैठो तो पढ़ने में मन लगना चाहिए। जब पढ़ते हो बैठते हो तो उस समय बाजू में प्रलय आ जाए चाहे भूकंप आ जाए, तुमको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारा खेल एकाग्रता का है। जितना ज़्यादा आप एकाग्र होकर पढ़ाई करोगे उतना जल्दी याद होगा। और याद इतना सारा करना है कि मत पूछो, आप लोगों को कितने सारे सब्जेक्ट याद करना है कि नहीं। तो हम सभी को जो है अच्छे से याद करना है, प्रैक्टिस अच्छे से करना है। आपका जो गणित है जानते हो उसमें कितना एनर्जी लगता है, उसके लिए बहुत फोकस होकर पढ़ना पड़ता है, तब जाके सवाल बनता है, नहीं तो बनता ही नहीं है। बदले में फ्रस्ट्रेशन आता है, नहीं बनता है। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। और इंग्लिश के लिए आप लोग बोल रहे थे, तो इंग्लिश के लिए क्लास अब जल्द शुरू हो जाएगी, ठीक है। हमारे यहाँ एक मैडम मिल गई है भिलाई से, लेकिन ऑफलाइन थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ऑफलाइन की भी मैं कोशिश करूँगा ऑप्शनल, लेकिन वो मैडम का इंग्लिश अच्छा है ना, ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं और इंग्लिश पढ़ाएंगी, तो पढ़ लेना आप लोग। बाकी यहाँ के लिए राकेश सर आप लोग के लिए अवेलेबल रहेंगे, अगर बैकअप है वो उनका, कोई नहीं पढ़ाएंगे तो वो पढ़ाएंगे, ठीक है। नेहा मैम का देखते हैं अगले महीने, हो सकता है वो समय निकाल के फिर से शुरू कर दें। पर आप लोग की जितनी भी कक्षाएं भी चल रही हैं वो चलेगी। इंग्लिश की भी चालू हो जाएगी, लेकिन भिलाई से चालू होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत पढ़ते रहना, क्योंकि हमारे यहाँ 90% से ज़्यादा स्टूडेंट ऑनलाइन ही पढ़ते हैं। तो आप लोगों के लिए जो क्लासेस होंगी वो क्लासेस ऑनलाइन रहेंगी, जो यहाँ वाले हैं उनके लिए। ऑफलाइन के लिए व्यवस्था कोशिश कर रहे हैं हम लोग, बन जाएगा। ईवीएस का भी शुरू हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। जैसे ही लगभग ये मान के चलो कि 10 सितंबर तक हमारे यहाँ पुलिस भर्ती बैच चल रहा था, तो उसमें राकेश सर इन्वॉल्व है, तो वो 10 सितंबर के बाद वो फ्री हो जाएंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास सिर्फ बैच क्या रहेगा, सबसे मेन बैच सीजीपीएससी के अलावा शिक्षक भर्ती।
तो ये 2 बैच सबसे मेन बैच रहेगा, इसमें क्लासेस चलेंगी, तो टीचर हमारे पास उसके लिए पर्याप्त हो जाएगा। होगा। हाउस वाइफ वालों के लिए टाइम टेबल बता दो। अरे बाप रे, ये तो भयंकर खतरनाक सवाल है हाउस वाइफ वालों का। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग है, सब हाउस वाइफ लोग का अलग अलग टाइम टेबल रहता है। आप लोग को समय चुराना है क्योंकि आप लोग के परिवार में परिवार की जिम्मेदारी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। समय आपको कम ही मिलेगा, तो जब भी समय मिले, लाइव क्लास न जुड़ पाओ तो रिकॉर्ड वीडियो को आप देख लेना, नोट्स को प्रिंट आउट करवा लेना, और थोड़ा थोड़ा कोशिश करना हर दिन में कम से कम 4 सब्जेक्ट पढ़ने का, है ना। 3 से 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, कभी भी एक सब्जेक्ट मत पढ़ना एक दिन में, नहीं तो बोरियत हो जाएगा, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा उस सब्जेक्ट को पढ़ दोगे। तो ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ने से कोई सफलता मिलती है क्या? नहीं मिलती है ना। सटीक पढ़ना रहता है, लिमिटेड पढ़ना रहता है, ध्यान रखना है। ठीक है जी। रेखा वर्मा मैडम, सुरेखा जायसवाल जी, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सीडीपी का। और आज शाम को मैं फाइनली वर्ग 1 के लिए क्लास में शुरू करूंगा। ठीक है जी। जो लोग वर्ग 1 वाले हैं उनके लिए सीडीपी अलग से क्लास रहेगी, शाम को 4 से 5 बजे के आसपास मैं लूँगा। आप लोग को नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, सूचना डाल दिया जाएगा। बाकी जितने भी यहाँ बैठे हो, अब थोड़ा आपके अंदर में थोड़ा सा दिखना चाहिए, है ना, क्योंकि कितना 2 साल हो गया ना घोषणा हुए। हाँ हाँ, हम लोग का 6 बैच निकल के हो गए लगता है। हाँ, तो अब क्या करें, उनके वजह से हम लोग बदनाम हो जाते हैं। पर मैं यही सोचा हूँ कि 5 तारीख तक अगर कुछ भी सुराख नहीं मिला या सितंबर में कुछ भी नहीं आया तो हम लोग आंदोलन करेंगे। चल जाएगा कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। हाँ, तो मैं आप लोग बता दे रहा हूँ कि अगर सितंबर में कुछ भी आता पता नहीं चला तो अपन मिल के आंदोलन करेंगे, बन जाएगा। और आपके लिए भी करने हैं, बाकी वो सीजी व्यापम में जो भी परिवर्तन हुआ है उससे जो दिक्कतें हो रही उनके लिए भी करना है। और एक आंदोलन इसलिए भी करना है कि जैसे कि एग्ज़ाम में प्रश्न गलत हो जाता है, जानते हो इस सीजीपीएससी में रूल है, अगर 20% क्वेश्चन अगर गलत हो गया जाता है तो परीक्षा को रद्द माना जाता है, फिर से पेपर होता है। ये सीजीपीएससी का नियम बहुत पहले से बना हुआ है, सीजी व्यापम का ऐसा नियम नहीं बना हुआ है। तो हम सीजी व्यापम को भी एक ऐसा नियम बनाने बोलेंगे कि आप लोग ऐसा नियम बनाओ जिससे अगर मान लो जैसे एडीओ में जानते हो ना एग्ज़ाम हुआ, उसमें लगभग 25% गलत हो गए, तो वैसे में वो परीक्षा क्या होना चाहिए, रद्द होकर फिर से होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो टॉप किए हैं, जो भी आए हैं टॉप लिस्ट में, वो सब फालतू चीज़ हो गया। जो टॉप कर सकता था वो टॉप नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि मूल्यांकन उसमें बिल्कुल गलत सलत हुआ है। समझ में आया? मान लो धोखा से वो 25 क्वेश्चन में आपका अटेम्प्ट किए रहे होगे और उसमें से आपका 15 क्वेश्चन सही रहा होगा या 15 क्वेश्चन आप बनाने में सक्षम थे, तो आपका तो कितना लॉस हो गया बताओ। तो उस चक्कर में आप मुकाबले से बाहर। तो इसके लिए भी हम लोग एक आंदोलन करेंगे कि व्यापम का नियम एकदम सटीक हो। और सबसे बड़ी बात तो क्वेश्चन गलत बनना ही नहीं चाहिए विभाग से। भाई 100 सवाल बनाने में क्या दिक्कत है? हम लोग यहाँ टेस्ट सीरीज में 25-25 ठो 20-20 ठो 40 ठो टेस्ट सीरीज लिखते हैं, बनाते हैं, उसमें 10-20 क्वेश्चन गलत हम लोग उसमें हो जाता है, टाइपिंग वजह से और ये जगह से। तो इतने सारे टेस्ट बनाते हैं तब, और तुमको केवल एक ही ठो पेपर टेस्ट वो सेट करना है, उसमें भी इतना सारा गलती करोगे तो फिर वो चीज़ क्या है, बहुत दुखदाई है। तो इसके लिए भी आंदोलन करना है। केवल शिक्षक भर्ती वाले शिक्षक भर्ती के लिए करो ठीक है, लेकिन व्यापम को भी आड़े हाथों लेना जरूरी है, क्योंकि आपका भी एग्ज़ाम कौन लेगा? व्यापम। जिस दिन आपका शिक्षक भर्ती हो गया उसमें मान लो 10 सवाल गलत हो गया तो नुकसान किसका होगा? आप लोग का होगा। तो एग्ज़ाम होने से पहले ही उनको चेतावनी दे दी जाए कि आप पेपर जब भी सेट करें एकदम त्रुटि रहित सेट करें, ताकि नुकसान किसी का मत हो। ये चीज़ के लिए आप लोग जो है मेरे साथ मिलकर प्रयास करेंगे, या फिर आप ही लोग प्रयास करना, मेरी ज़रूरत पड़े तो बुला लेना। लेकिन मेरे हिसाब से आंदोलन बहुत ज़रूरी है, समय से पहले। घर में परिवार में मेरा तबीयत ख़राब चल रहा था तो मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा था। मेरे को कई कोचिंग वालों के संचालकों के फ़ोन आए हुए हैं, पता है, कि लीड करो सर, थोड़ा ट्राई करते हैं करके।
पर मैं घर के व्यवस्था में थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रहा था, इधर भी दुनिया भर काम चल रहा था। पर अब सितंबर आ गया है तो सितंबर थोड़ा वेट कर लेते हैं। बाकी पढ़ाई अपनी जगह होना चाहिए, ठीक है। आप लोग क्या करना है, जो घर में बैठे बैठे आंदोलन नहीं आ सकते तो कम से कम तुम लोग सोशल मीडिया पे सीधा ट्वीट करो, कहाँ, सीजी गवर्नमेंट को, सीजी गवर्नर को, ठीक है। ट्विटर तो चलाते होगे, फेसबुक चलाते होगे, मेल तो करने जानते होगे, व्यापम को मेल कर सकते हो, गवर्नर के पास मेल कर सकते हो, है ना। जीएडी जो डिपार्टमेंट होता है, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, मुख्यमंत्री को, सीएमओ को बना हुआ है, दिखना है वो सीएम का सोशल साइट, इनमें आप लोग जो है मेल करो, इसमें कमेंट करो। तो ये चीज़ों से थोड़ा सा सरकार के ऊपर दबाव बनता है। आप लोग देख रहे हो एसएससी प्रोटेक्शन कितना चल रहा है, एसएससी के लिए देश में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो पूरा उसमें इंडिया वाले शामिल है। तो हमको भी थोड़ा सा उठना होगा, एकदम शांत बैठे रहेंगे ना, करते रहेंगे तो गलतियां होती रहेंगी। नक्सल प्रकरण का जो माहौल है वो चलते रहेगा, धांधली चलते रहेगा, सरकार बदलती रहेगी, उन लोग अपना पैसा गर्म करेंगे, जेब गर्म करेंगे, नुकसान आप लोग को होते रहेगा। तो एक दो बार थोड़ा सा दिखा दोगे ना पावर, तो दबाव हमेशा के लिए बन जाएगा और लगे कि भाई हाँ, यहाँ के युवाओं में भी थोड़ा सा है जागरूकता, तो हम लोग जो है सिस्टमेटिक काम करेंगे, प्रेशर बनता है। बाकी आप लोग पढ़ाई करोगे, कोई कमी नहीं रहेगी। आप लोग के लिए सीडीपी के लिए मैं एक मैडम हायर किया हूँ, देखे होगे, ठीक है। अब रोज़ाना सीडीपी की एमसीक्यू होगा, डेली होगा ना। मैं जो पढ़ाऊँगा उस टॉपिक का मैडम को बोल दिया हूँ कि आप क्या करना, उस टॉपिक से क्वेश्चन निकाल लेना, आप लोग पढ़ के आए रहोगे, घर बैठे कर लेना एमसीक्यू प्रैक्टिस या फिर यहीं ऑफलाइन, लेकिन मैडम का डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस होगा, चल जाएगा। मेरा क्या है, 10 प्रकार का काम में मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ, तो मेरे को समय का थोड़ा भाव हो जाता है। तो मैडम के द्वारा जो है सीडीपी का, ईवीएस का, है ना, वो ज़रा सा पढ़ा सकती है, मतलब एमसीक्यू करा सकती है। तो उनका एक साधन का उपयोग इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग को उसी बहाने पढ़ाई और प्रैक्टिस हो, बन जाएगा। आप लोग पढ़ के आओ, बिना देखे यहाँ पे मैडम के साथ मिल के अभ्यास करो, डिस्कशन करो। तो ये काम में आप लोग को जो है करना है। शाम को रहेगा मैडम का जो है, दोपहर के आसपास रहेगा सीडीपी का एमसीक्यू, डेली होगा ना, ये ध्यान रखना। अपॉइंट कर दिया है मैंने, ऐसे इंग्लिश के लिए भी अपॉइंट कर दिए हैं। तो इस महीने आप लोग को बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा। लेक्चरर के भी 3-4 नए सब्जेक्ट जो है होने वाले, जैसे कई लोग केमिस्ट्री के लिए नया टीचर हम लोग हायर किए हैं लेक्चरर के लिए, मैथ्स के लिए भी हम लोग नया फिर से देख रहे हैं ऑफलाइन के लिए। अब शुरू में बताना इसलिए पड़ जाता है क्योंकि डायरेक्टर हूँ कोचिंग का, तो मेरे को प्लानिंग तुम लोगों को शेयर कर देता हूँ ताकि तुम लोग को पता रहे। अच्छा पढ़ाती हैं सर जी, अच्छा ठीक है भाई, बढ़िया है तब तो। क्लास तो स्टार्ट करो, टाइम हो गया। तभी क्या कर रहा हूँ मैं, है ना, कसम से इतने स्वार्थी लोग हैं, इनके लिए दया मैं करता हूँ मैं, तो ये लोग मेरे को वो बन जा बोलते हैं, एकदम निष्ठुर, आऊँ पढ़ाऊँ सीधा चले जाऊँ। ससुर इसी चक्कर में तो छत्तीसगढ़ बर्बाद हो रहा है। नेता लोग का पैसा इतना बढ़ गया है, जेब इतना गर्म हो गया कि बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल खोल के बैठे हैं, है ना, 1000-1000 एकड़ का प्लाट लेके रखे हैं। पता है तुम लोग को? नहीं बताऊंगा उनके बारे में, फिर दिमाग खराब हो जाएगा तुम लोग को। और सब तुम लोग ऐसी मौन रह के पढ़ाई करते हो। छत्तीसगढ़ के लोग भोकवा, 1 नंबर के भोकवा, है ना। छत्तीसगढ़ के जितने प्रतिभागी हैं 1 नंबर के भोकवा, एकदम हकीकत बता रहा हूँ ना। इसीलिए यहाँ के नेता लोग बहुत आ गए हैं। कवासी लखमा जानते हो, है ना, लटपट 10वीं पढ़ा है ना। ससुर के पास हर महीने 5 करोड़ पैसा आता था कमीशन का, हर महीने 5 करोड़। कम है? 5 साल रहा है, सोचो कितना हो गया। 12 पंचे 60 और 60 पंचे 300 करोड़, ये दे। तो ये एक मंत्री बता रहा हूँ, बड़े बड़े मंत्री सोच लो, महादेव घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, बासी घोटाला, है ना। और ये सब राजनीति का वो है। ऐसा नहीं कि मैं केवल कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, दोनों सरकार ऐसे ही है। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, मेरे यहाँ मैडम खुद लेक्चरर है, तो कई चीज़ों मेरे को अपडेट करती रहती है। सबसे ज़्यादा छुट्टी कौन सी विभाग में मिलता है, ले बताओ। सबसे ज़्यादा छुट्टी कौन सी विभाग मिलता है? हाँ गलत है ये अब गलत हो गया है। सबसे ज़्यादा छुट्टी अब स्कूल विभाग में नहीं मिलता। शनिवार का जो मॉर्निंग स्कूल था पूरे छत्तीसगढ़ में हटा दिया गया है, ठीक है। 1 मई से 15 जून का 2 छुट्टी मिलता था, मई और जून 45 दिन का,
ये 45 दिन में देखना, प्राइमरी और मिडिल के लोगों को एक से एक ट्रेनिंग लगाते हैं, एक से एक ट्रेनिंग लगता है, और इस साल और लगेगा, पहले से चेतावनी दे दिए। साल भर में 10 वो मिलता है छुट्टी, क्या PL EL बोलते हैं, CL है ना, हाँ ठीक है। और हाँ, और बाकी लोग को कितना मिलता है, 30। एजुकेशन में कितना मिलता है, 10, और बाकी डिपार्टमेंट में 30, 20 का अंतर आया। बाकी डिपार्टमेंट में हर शनिवार को छुट्टी रहता है, कितना, हर शनिवार को छुट्टी रहता है। तो साल में जैसे आप लोग सुने कि 52 रविवार होता है, ऐसे ही साल में 52 शनिवार भी होता है। तो 52 छुट्टी हुआ कि नहीं हुआ, 52 छुट्टी वो हो गया, प्लस ये 20 EL उससे ज़्यादा हो गया, तो 52 और 20 कितना हो गया, 72। तो बाकी डिपार्टमेंट में कितना छुट्टी मिला बताओ, 72, एकदम शुद्ध 72। और आप लोग को कितना मिला, 45। कितना मिला है, 62, मतलब 45 गर्मी छुट्टी मान लो, वो भी गर्मी छुट्टी, अब उतना गर्मी छुट्टी रहता है क्योंकि उसमें दुनिया भर का ट्रेनिंग करवाते हैं, है ना, समर कैंप, ये कैंप, वो कैंप, फलाना कैंप, दुनियादारी। तो आप लोग का 62 दिन, 10 दिन EL हो गया, और 45 दिन क्या हो गया तुम्हारा, ये जिसमें भी वो भी ठिकाना नहीं है, तो 65 हो गया। और उन लोग कितना है, 72। उन लोग का टाइम 10 से 5 फिक्स है, और आप लोग को दुनिया भर का टेंशन और दिया जाता है। तो छुट्टी ये एकदम गलत हो गया है कि पहले जो है एजुकेशन में सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ मिलती थी, अब बिल्कुल उल्टा हो गया है, सब कम हो गया छुट्टी आप लोग का, पता है तुम लोग को, तो बोल देना कीजिए। और सबसे आराम की नौकरी किसको बोलते थे पहले, अच्छा अब उल्टा हो गया। ऑफिस काम इतना करवाते हैं, इतना काम करवाते हैं, ऑफिस काम इतना एग्ज़ाम लेते हैं, उसका वो करना पड़ता है 17 से 8 काम। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट भी बहुत ज़्यादा मतलब जवाबदारी वाला काम बढ़ा दिया गया है, दुनिया भर का काम बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते शिक्षकों के मन में दुनिया भर के चलते रहते हैं। तो ये एक गलत चीज़ है कि जब से ये गवर्नमेंट आई है, अभी वाली गवर्नमेंट, मैं देख रहा हूँ कि एजुकेशन को ना वो बना के रख दिया है। वो लोग क्या समझते हैं, शिक्षक लोग ठेला रहते हैं इस टाइप से, जबकि गलत है ना। उन लोगों का काम क्या है, बहुत ज़्यादा रहता है ना, करोगे तब जानोगे उसमें, एक से मतलब बहुत सारा काम हो गया जी, मैं नहीं बताता है ना, तुम लोग सुन लेना इधर उधर से जब करोगे। तो एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, पहले भले अच्छा लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, छुट्टियाँ कम हो गई हैं। पढ़ाने से ज़्यादा दूसरा काम होता है, एकदम वाकई में सत्य है, पढ़ाने से ज़्यादा दूसरा काम होता है। अभी बस्तर बहुत सारे स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए हैं, वो लोग मेरे को कई सारे वीडियो भेजे हैं, मतलब उधर क्या भयंकर भी आंधी तूफान और वर्षा हुआ है, तो बहुत सारे मतलब पुल वुल क्या है, टूट टाट गया है। तो भेजे सर देखो हम लोग ये नदियाँ नहा के जा रहे हैं ऐसे, है ना, वो खतरनाक नदी, अब जानते हो उधर उफान वाला, मतलब अब जाना जरूरी है कि नहीं। तो मैं बोला अरे बाप रे, तुम लोग को भारी मतलब मेहनत करके क्या है स्कूल तक पहुंचना पड़ रहा है, ये सब हालात है उधर। तो आप लोग को मैं एकदम वास्तविकता को बता रहा हूँ। चलिए ठीक, अब मैं टॉपिक पे आता हूँ। चलो 30 मनोवैज्ञानिक के नाम बोलो, चलो। जीन पियाजे, और क्या, हाँ वाइगोट्स्की, और थॉर्नडाइक, और सिगमंड फ्रायड, और क्रो एंड क्रो, और एरिक एरिक्सन, और हाँ इवान पात्रोविच पावला, और है ना BF स्किनर, और लॉरेंस कोहलबर्ग, और है ना विलियम जेम्स, विलियम मैकडूगल, विलियम, हाँ विलियम वोंट, विलियम सिल्ली, और हाँ CL हल, और बताओ, हाँ क्रो एंड क्रो, बताओ स्टनबर्ग है, हाँ हर्बर्ट स्पेसर, है ना जेम्स रोलैंड, और जॉन डीवी, JB वॉटसन, थॉर्नडाइक, और हाँ वुडवर्थ, और अरे तीजा रोटी खाए हो, थोड़ा जोर से बोलो, है ना, हाँ हाँ अब्राहम मैस्लो, ठीक है, गुथरी, एडविन गुथरी, और हाँ वर्दीमर, है ना, हाँ ठीक, ऑनलाइन वाले बोलते जाएंगे, ठीक, कुर्ट लेविन, वेरी गुड, कार्ल रोजर्स, सेल्डन एंड क्रैचमर, ठीक, हेनरी एन
मुरे, ठीक। क्या नाम? टॉल मैन, ठीक। अल्फ्रेड बीने, वेरी गुड। विलियम गिलफोर्ड, ठीक। और हावर्ड गार्डनर है ना, और क्या नाम? हैब, हैब है ना, आरबी केटल, हैब। और क्या नाम? अल्बर्ट बंडूरा, हाँ ना, ठीक। क्या नाम? हाँ, अब्राहम मैस्लो बोल दिया, ठीक है। मैं डेली बुलवाऊंगा ना। हाँ, और तुम लोग को जो लिखवाया था उसको रिवीजन किए हो अभी आए पहले? 10 मिनट लेट हुआ तो दांत नहीं पोड़ना नहीं बता रहा हूँ, है ना, देखना है उसको। पूरा लिखवा दिया हूँ, तुम लोग को प्रिंट आउट करवा के दूँगा उसको। डेली पढ़ना है उसको एकदम, माना कंठस्थ होना चाहिए, बता रहा हूँ। हाँ, उसको सजा के नहीं रखना है कॉपी में। म्यूजियम थोड़ी बनाना है हम लोग को, ठीक है। ऑनलाइन वाले भी जितना पढ़ाया हूँ, बेसिक लोगों को डेली देखना है। बस मैं बताया ना, 60 सेकंड वाला काम करना है, क्योंकि मैं साल भर पढ़ाऊंगा ना सीडीपी को। मेरे को 2 महीने में कोर्स खत्म करके थोड़ी ना छुट्टी लेना है यार। जब तक तुम लोग के एग्जाम है तब तक रोज़ दिखूंगा, रोज़ परेशान करूंगा, समझ में आया? इसीलिए तो इतना घोर घोर के पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो अभी तक मैं अभी वो दुनिया भर के टॉपिक ख़त्म कर देते, साइंस साइंस, है ना। लेकिन मैं साइंस साइंस को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। उसको फॉलो करना ठीक नहीं है, समझ में आ गया? चलो, जापान से आ गए भाई साहब, देखते हैं क्या करते हैं। सर मैं तो आज ही ज्वाइन की हूँ, ठीक है। तो तुम्हारे वीडियो में सब चीज़ पैकेज में डल गया होगा, कॉपी बुला लेना, नोट्स भी उसमें है, सब उतार लेना। चलो अब आ जाओ लाइन में, गहरी सांस लो, चलो। चलो, मनोविज्ञान के परिभाषा में 2-3 परिभाषा को ऐड करना है। इस शनिवार को एमसीक्यू हुआ, सब लोग अटेंड किए थे? कैसा लगा इस शनिवार? अच्छा लगा ना? हाँ, ठीक। अभी और अच्छा लगेगा। अब हर शनिवार आने, अभी शनिवार कितना, 4 घंटे 5 घंटे हुआ था ना? 4 घंटे। अगले शनिवार 10 घंटे। कितना घंटे? 10 घंटे मिनिमम, ऐसा में। हाँ, टेंशन मत लो ना। चरण वाला पूरा 4 चरण बताया था तो, अच्छा 3 बस। अच्छा अच्छा, व्यवहार का विज्ञान बचा था, ओके। तो एक काम कर लेते हैं, उसको पहले ख़त्म कर लेते हैं। 4 चरणों में चौथा चरण, समय के साथ साथ मनोविज्ञान को जो है अलग अलग अर्थ प्रदान किया गया। सबसे पहले पढ़े थे पहला चरण, आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान का क्या गया था? आत्मा का मनोविज्ञान। किसने कहा था? समर्थक बताओ 2-4। अरस्तु, डेकार्टे और हाँ, रुडोल्फ। उसके बाद मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया, समर्थक बताओ फटाक से। पोम्पोनोजी और थॉमस रीड, बर्कले और जॉन लॉक। उसके बाद चेतना का विज्ञान कहा गया, किसने कहा चेतना का विज्ञान? विलियम जेम्स, विलियम वुंट, विलियम सिल्ली और टिचनर। अब आते हैं व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान को कहा गया व्यवहार का विज्ञान। साइंस ऑफ बिहेवियर। मनोविज्ञान क्या है बोलने से? साइंस ऑफ बिहेवियर, अंग्रेजी में बोलते हैं, लिखेंगे। ये 20वीं सदी में, 20वीं 21वीं सदी में, 16वीं सदी से प्रारंभ हुआ था ना, 16वीं 17वीं, फिर 17वीं 18वीं 19वीं 20वीं। लिखेंगे समर्थक। जे.बी. वॉटसन, वुडवर्थ,
स्किनर, पावलोव, विलियम मैकडूगल, ये है समर्थक। अब लिखेंगे मूल तत्व या मूल विषय वस्तु। क्या होगा मूल विषय वस्तु, बताओ इसमें? व्यवहार। व्यवहार व चेतना। लिख लेंगे। चौथा चरण सबसे लेटेस्ट है, नवीनतम है, ये कह सकते हो, लेटेस्ट है ना, व्यवहार का विज्ञान। तो मनोविज्ञान अब के ज़माने में आत्मक विज्ञान है, ऐसा नहीं बोलते, अब क्या बोलते हैं, क्या बोलने लगे हम लोग? व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार से जो है हम किसी भी इंसान के मनोविज्ञान को समझ सकते हैं कि फलाना आदमी इस टाइप का है, उसके व्यवहार को देख के। पहले आत्मा को देख के, अब व्यवहार को देख के। तो आत्मा को तो लोगों ने बोला कि भाई कि आत्मा दिखने वाला चीज़ नहीं, अमूर्त चीज़ है, काल्पनिक है, ये इसको इस तरीके से पढ़ पाना समझ पाना असंभव है, तो उसका आलोचना किया गया। तो अब जो है व्यवहार और चेतना, बेसिकली इसमें व्यवहार को मेन माना गया है और साथ में चेतना। तो इसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है समर्थकों में, उनमें नाम क्या रहे? जे.बी. वॉटसन, उसके बाद आर.एस. वुडवर्थ, बी.एफ. स्किनर, इवान पात्रोविच पावलोव, विलियम मैकडूगल। अब देखो ये पांचों लोग बड़े बड़े नाम हैं, लोग पांचों सुपरस्टार हैं कहना चाहिए, समझ में आया? सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, और अल्लू अर्जुन, है ना, पुष्पा पांचों स्टार है। तो ये सब व्यवहार को जो है फोकस कर रहे हैं। मनोविज्ञान के लिए व्यवहार को जानना जरूरी है। तो आप लोग एक नोट करके डालना है, स्पेशल 2 नोट डालोगे इसमें। व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो आप लोग को बताया था बचपन में, जे.बी. वॉटसन। इन्होंने सबसे ज़्यादा फोर्स किया कि मनोविज्ञान को जानना है तो किसी भी प्राणी के व्यवहार को आप ऑब्जर्व करिए। प्राणी के व्यवहार को आप ऑब्जर्व करेंगे तो फिर वाकई में उसका जो है वास्तविकता में मनोविज्ञान समझ में आ जाएगा। जे.बी. वॉटसन कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका है, यूएसए। इन्होंने कहा, लिख लेना, प्राणी के व्यवहार से मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है या किया जा सकता है, इनका कहना है। और लास्ट में लिखना, इन्होंने कहा है वर्तमान में मनोविज्ञान अकॉर्डिंग टू जे.बी. वॉटसन, ये जो मैं नोट लिखा हूँ जे.बी. वॉटसन के अनुसार, वर्तमान में मनोविज्ञान अपनी शैशवावस्था में ये कुछ बातें को लिख ली। तो अंतिम चरण है व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है। 20वीं-21वीं शताब्दी में यानी कि आज के समय में मनोविज्ञान को बोला जाता है व्यवहार का विज्ञान। नाम है वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर, पावलोव, मैकडूगल।
मूल तत्व क्या है बोलने से व्यवहार व चेतना, या एक सिंपल व्यवहार बस दिया रहेगा तो भी करेक्ट है, लेकिन चेतना बस लिखा रहेगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो पढ़े हो आप लोग क्या पढ़े हो, चेतना का विज्ञान। चलिए अब आते हैं मनोविज्ञान की परिभाषा। तो फेमस परिभाषाओं को लिख लेना आप लोग। लिखना जे बी वॉटसन के अनुसार, ये एग्ज़ाम में आता है इसलिए मैं इन लोग का लिखवा दे रहा हूँ। जे बी वॉटसन के अनुसार आप लिखेंगे मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध व धनात्मक विज्ञान है। ये भाई साहब जे बी वॉटसन के अनुसार। अगला लिखेंगे सिगमंड फ्रायड, इनके अनुसार लिखेंगे मनोविज्ञान अचेतन का विज्ञान है। अचेतन का विज्ञान है। गैरिट के अनुसार मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। जो जीवन की सभी परिस्थितियों में प्राणी की क्रियाओं का अध्ययन करता है। अगर लिखेंगे क्रो एंड क्रो। जब भी तुम सीडीपी पढ़ो, सीडीपी के बारे में लिखो, एकदम रिलैक्स होकर लिखना है, दुनिया भर का टेंशन मत लाना। फिर देखना ये सब्जेक्ट तुमको एकदम अच्छा लगेगा और इनका भाव जो है तुमको समझ में आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जब एग्ज़ाम में प्रश्न पूछता है तो एकदम नया नया टाइप पूछता है और सब समझने वाला प्रश्न रहता है। तो समझ विकसित कराना हमारा मेन विकसित मकसद है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है।
अगला लिखेंगे वुडवर्थ। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग फिर मन व मस्तिष्क त्याग, फिर मन व मस्तिष्क का त्याग। ठीक, कई लोग मस्तिष्क को लिखना नहीं जानते। ठीक, तुम लोग बहुत मस्ती करते हो, पहले मस्ती लिखना है, उसके बाद तनिष्क में लिखा रहता ना आधा सा का, तो ऐसे लिखना है मस्तिष्क। कैसे लिखूँ मस्तिष्क, पहले सा ही ता ही फिर ऐसे लिखना मस्ती, फिर ऐसा मस्तिष्क का त्याग, फिर चेतना, खोई और वर्तमान में उसने व्यवहार के रूप में अपना लिया है। गैरिट के अनुसार मनोविज्ञान आत्मक विज्ञान है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है जो जीवन की सभी परिस्थितियों में प्राणियों की क्रियाओं का अध्ययन करता है। क्रो एंड क्रो मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। वुडवर्थ मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग, फिर मन व मस्तिष्क त्याग, फिर चेतना खोई और वर्तमान उसे उसने व्यवहार के रूप में अपना लिया। लिख लिए? तो ये कुछ परिभाषा है, ध्यान रखेंगे। कल परसों की बात है, कल शनि रविवार था ना, तो मैं ना 3 लोगों को याद कर रहा था, स्टूडेंट लोग को ऑफलाइन। एक आपको याद कर रहा था, एक आपको याद कर रहा था और एक आपको सही तो हाँ, ये मन आजकल आत नहीं ही कावर है ना, नहीं आ रहे थे ना कुछ दिन तक, और देखो आज याद किया तो लोग आ गए हैं ना, इसलिए बोलते हैं ठोक क्या सीक्रेट ऑफ क्या, कोई चीज़ सोचोगे ना, हाँ तो वो चीज़ होता है। आप बाकी लोग तो आ रहे थे, अब ये सबका क्या फ़ोटो खींच ले हो ना, कहाँ यहाँ, हाँ नागिन कस, हाँ हाँ याद करूँगा मतलब आना पड़ेगा, ऐसा है। ऑफलाइन वालों में भी नाम 2-3 लोगों का तो रटाया हुआ मेरा। चलिए तो एक बार अच्छे से देख लो, थोड़ा छोटा हो गया होगा, अब ध्यान दीजिए, एक बार सच्चे मन से पढ़ेंगे मेरे साथ। पहला क्या बोल रहे हैं जेबी वाटसन, मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध और धनात्मक विज्ञान है। तो अपने को कीवर्ड बनाना है विशुद्ध और धनात्मक। इन्होंने मनोविज्ञान क्या कहा, विशुद्ध है और धनात्मक है, और ये प्रथम व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक भी हैं। अब आते हैं सिगमंड फ्रायड, इन्होंने क्या कहा, मनोविज्ञान अचेतन मन का या अचेतन का विज्ञान है। आप लोग को बताया गया है अचेतन मन मनुष्य में कितना रहता है, कितना रहता है, 90% की 10%? 90% है ना। गैरिट के अनुसार आत्मा का विज्ञान है मनोविज्ञान, ये आपको ध्यान रखना। और स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है जो जीवन की सभी परिस्थितियों में प्राणी की क्रियाओं का अध्ययन करता है। ये बोले व्यवहार और अनुभव, तो व्यवहार में हम दुनिया भर की क्रिया करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं मनोविज्ञान में। क्रो एंड क्रो बोल रहे हैं मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है।
आप सभी हम सभी क्या है, मानव हैं। हमारा व्यवहार और हमारे जो संबंध है इसी का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, मनोविज्ञान सब्जेक्ट के अंदर। फिर वुडवर्थ ने बड़ा जोरदार कहा, वो 4 चरणों को इसमें अपने डेफिनेशन में डाल दिया। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग, फिर मन व मस्तिष्क का त्याग, फिर चेतना खोई और वर्तमान में उसने व्यवहार के रूप में अपना लिया है। अच्छा नहीं इसका स्टेटमेंट? आप लोग 4 चरण पढ़े हो कि मनोविज्ञान 16वीं 17वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। उसके बाद साउंड आ रही है क्या, एक बार देख लेंगे। सविता, टिकेश्वर, सुरेंद्र, संध्या, आवाज़ आ रही है? आ गया ना। चलिए लिखेंगे आप लोग मनोविज्ञान कुछ शाखाएं, बस नेम के लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे आप लोग का फेवरेट, अपराध मनोविज्ञान। कई लोग सोच रहे हैं अरे यार बीएड डीएड करके बहुत बड़ा अपराध कर लिए, ससुर आ ही नहीं रहा वैकेंसी से अच्छा कुछ दूसरा काम कर लेना था। तो लिखेंगे आप कानून मनोविज्ञान, लिख लेंगे। पशु मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, व्यवहारिक सैद्धांतिक सैन्य। ये मनोविज्ञान शब्दों को मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, अंडरस्टूड होना चाहिए। व्यक्तिगत संज्ञानात्मक, सब मनोविज्ञान मनोविज्ञान लिखते जाना आप लोग। शारीरिक परमनोविज्ञान, निदानात्मक या उपचारात्मक, पशु पशु लिखा, अच्छा लिखा गया ना पशु। किशोर लिखा गया है, लिखेंगे आप लोग का जो खास है बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान,
तुलनात्मक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, तो ऐसे आप देखेंगे तो लगभग 20-22 प्रकार के मनोविज्ञान हैं। इसमें सबसे लेटेस्ट मनोविज्ञान माना गया है para मनोविज्ञान। सबसे आधुनिक मनोविज्ञान कौन सा है? तो वो है para मनोविज्ञान। तो लगभग 22 प्रकार के मनोविज्ञान हैं। मैं सबको नहीं लिखाया हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। एक सामान्य मनोविज्ञान भी होता है और असामान्य मनोविज्ञान। लिख लेंगे सामान्य और असामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान और असामान्य, नॉर्मल और एबनॉर्मल साइकोलॉजी। ठीक है, नॉर्मल और एबनॉर्मल साइकोलॉजी। 18 19। विकासात्मक लिखाऊंगा नहीं लिखाऊं जी? नहीं लिखाऊं क्या? चलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व विकासात्मक मनोविज्ञान। आप लोग को बताया भी गया था विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है करके। सुरता एक भुला गए हो। कौन है विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक? जीन पियाजे। तो आप देख रहे हो 20 प्रकार के मनोविज्ञान, मतलब मनोविज्ञान के ये सब शाखा है। आप शुरू में पढ़े हो कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से आया, पढ़े ही नहीं पढ़े? दर्शन शास्त्र से अलग हुआ मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान के आप देख रहे हो 20 ठो शाखा है। और भी हो गया बढ़ गया हो गया। इनका अब संबंध देखिए, ये जो मनोविज्ञान है इसका संबंध, छोटा कर रहा हूं मैं, मनोविज्ञान का अगर संबंध बनाए किसी और चीज़ों से तो और भी मनोविज्ञान सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे कि लिखोगे मनोविज्ञान का संबंध अगर हम जोड़ दें, संबंध मनोविज्ञान का, अगर हम जोड़ दें मनोविज्ञान का संबंध किससे, मान लो जोड़ते हैं जनसंख्या से, तो कहलाएगा जनसंख्या मनोविज्ञान, पॉपुलेशन साइकोलॉजी। ठीक है। अगर मैं इसको जोड़ दूं आयुर्वेद से, तो आयुर्वेद का अपना क्या है, मनोविज्ञान। अगर हम इसको जोड़ दें राजनीति से संबंध स्थापित करें, तो राजनीति मनोविज्ञान। अगर इसको हम जोड़ दें संगीत की दुनिया से, म्यूज़िक की दुनिया से, तो संगीत का अपना अलग ही मनोविज्ञान। अगर हम इसको जोड़ दें दर्शन से, एक विषय है दर्शन, संगीत भी एक विषय है, अर्थशास्त्र भी एक विषय है, तो अर्थशास्त्र से यदि हम इसको जोड़ दें तो अर्थशास्त्र मनोविज्ञान। कंप्यूटर एक आज के समय की एक मांग है, तो कंप्यूटर। ऐसे ही कानून से अगर जोड़ दें या विधि शास्त्र जिसे बोलते हैं लॉ से, तो विधि शास्त्र मनोविज्ञान। समाजशास्त्र, कॉलेज में, पीजी में, अंडर ग्रेजुएट में सब पढ़े होंगे ये सब्जेक्ट, तो इनसे अगर जोड़ दोगे, संबंध स्थापित करेंगे, तो जनसंख्या मनोविज्ञान, आयुर्वेद मनोविज्ञान, राजनीति मनोविज्ञान, संगीत मनोविज्ञान, दर्शन मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र मनोविज्ञान, कंप्यूटर मनोविज्ञान, विधि शास्त्र मनोविज्ञान और समाजशास्त्र मनोविज्ञान, ये संबंध है। तो मनोविज्ञान की शाखा और संबंध आप देख पा रहे हो। मैंने विषयों के साथ जोड़ा। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर ये अन्य विषय है ना, ये सब क्या है,
अन्य विषयों के साथ संबंध बना के हमने मनोविज्ञान बना दिया। ये एकदम कोर मनोविज्ञान है, इसको हमने विषय के साथ जोड़ा तो और भी मनोविज्ञान। तो ये 22 ठोक तो इसी देख रहे हो, 20 ठोक, अब इसको जोड़ोगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा फिर, है ना, 22, 23, 24, 25, 26। तो अगर किसी से विषयों के साथ जोड़ोगे तो और मनोविज्ञान बढ़ जाता है अपना। जैसे क्रिकेट खेल कर ले लूँ मैं, क्रिकेट का भी अपना मनोविज्ञान है कि नहीं? सब चीज़ का अपना एक मनोविज्ञान है इस दुनिया में। अगर हम अंतरिक्ष के बारे में बात करें तो अंतरिक्ष का अपना मनोविज्ञान होगा कि नहीं होगा, बताइए? तो किसी भी विषय का अपना एक मनोविज्ञान होता है ही नहीं होता है? आप लोग तो भी अवस्थाओं का मनोविज्ञान पढ़ोगे, बाल्यावस्था का अपना मनोविज्ञान होता है, युवावस्था का अपना मनोविज्ञान होता है, किशोरावस्था का अपना एक मनोविज्ञान होता ही नहीं होता है? और अभी आप लोग का अपना एक मनोविज्ञान चल रहा है। हर अवस्था का मनोविज्ञान होता ही नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मनोविज्ञान अथाह है। चलिए, अब अगला पार्ट जो आएगा वो होगा भारत में आधुनिक मनोविज्ञान। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। भारत में आधुनिक मनोविज्ञान, सिर्फ परिचय पढ़ेंगे, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए हमको भारत में आधुनिक मनोविज्ञान में लिख लेंगे आप लोग 1905, 1915, दो आदमी का नाम आएगा। सर बोजेंद्र नाथ सील, सर 1905 में, भारत में आधुनिक मनोविज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 1905 में ये कार्य प्रारंभ हुआ और 1915 के में भारत में एक विश्वविद्यालय है, कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र की विभाग से शुरू हुई और 1905 में ध्यान रखने इसके बारे में, यहाँ पर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, सर बोजेंद्र नाथ सील ने 1905 में भारत में पहली बार प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का सिलेबस, या बोल सकते हो पाठ्यक्रम, इन्होंने बनाया, पाठ्यक्रम तैयार किया और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का इन्होंने प्रयोगशाला भी स्थापित किया, लेबोरेटरी, प्रथम प्रयोगशाला। यहाँ पे ध्यान रखना, प्रथम पाठ्यक्रम, प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया भारत में? सर बोजेंद्र नाथ सील। आप लोग विलियम वुंट के बारे में पढ़े हो, उन्होंने दुनिया में पहली बार फर्स्ट लेबोरेटरी, है कि नहीं, सब्जेक्ट से अलग करके पहली बार विलियम जेम्स ने जो है ये किया। तो यहाँ पर कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र एक डिपार्टमेंट है, वहाँ से शुरू हुआ एक सब्जेक्ट मनोविज्ञान। तो कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पर मनोविज्ञान की पढ़ाई पहली बार हुई इंडिया के? कौन सी यूनिवर्सिटी में? पंडित रविशंकर गहिरा गुरु, है ना, इधर महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, बिलासपुर विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास, कौन सा? कलकत्ता विश्वविद्यालय। ठीक है, ध्यान रख। और 1916 में बन गया मनोविज्ञान शाखा कलकत्ता विश्वविद्यालय में।
इसके एचओडी थे एचओडी, समझिए ना, एचओडी मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, प्रोफेसर एन गुप्ता, एन सेन गुप्ता, बंगालियों में सरनेम रहता है अक्सर देखना सेन गुप्ता का। और इसी में बाद में एचओडी बने गिरीन्द्र शेखर बोस, प्रोफेसर गिरीन्द्र शेखर बोस। इनके बारे में लिखना, फर्स्ट पीएचडी इन इंडिया, फर्स्ट पीएचडी किसमें? मनोविज्ञान में। लिखना, पहला पीएचडी मनोविज्ञान में कौन किया भारत में? प्रोफेसर गिरीन्द्र शेखर बोस, 1922 में। गिरीन्द्र शेखर बोस फर्स्ट पीएचडी कौन सब्जेक्ट में? मनोविज्ञान में। चलिए आगे को कंटिन्यू और करेंगे। इसके बाद किसकी क्लास है? मैथ्स की ना, हाँ ठीक। उन्नीस 1924 लिख लेना, इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, फिर ये समाप्त हो जाएगा। 1924 इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना हुई। तो ये इतना कम से कम ध्यान रखना। तो कलकत्ता कहना चाहिए जन्मभूमि है भारत में मनोविज्ञान का। शुरुआत देखना चाहे तो कलकत्ता से हुआ है। और उस समय अंग्रेज ज़माने में कलकत्ता बहुत बड़ा राजधानी, मतलब मेन राजधानी था अंग्रेजों के समय में, जानते हो। तो ये हो गया भारत में आधुनिक मनोविज्ञान के बारे में सामान्य जानकारी, फिनिश हो गया। अब इसके बाद कल पढ़ेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय। कल हमारा चैप्टर पार्ट जो चालू होगा मनोविज्ञान के संप्रदाय। इसके बारे में आप लोग को सिंपल में पढ़ा दिया हूँ कि फलाना संप्रदाय के कौन है जनक, फलाना संप्रदाय कौन है जनक, सब लिखवा दिया हूँ। तो उसको एक बार रिवीजन मार के रट लिए रहना, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर, बन जाएगा। चलिए तो आज क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब आप लोग रेगुलर हो जाइए, थोड़ा सा छुट्टियाँ अब समाप्त है मान के चलो, है नहीं। अब आगे कौन सी छुट्टी रहेगा? बस दशहरा दीपावली, ठीक है जी। उसमें बस थोड़ा बहुत अवकाश दिया जाएगा, बीच में कोई भी छुट्टी नहीं मारना है। ऑफलाइन डेली आओ, बाकी लोग के बुलाओ, थोड़ा माहौल बनाओ, है ना, पढ़ने का थोड़ा सा वो बढ़ाओ ड्यूरेशन को आप लोग। थैंक यू आप सभी का।